ये बेटा, ये जो COP29 हुआ है अभी अजरबैजान बाकू में, ये बेसिकली प्रीवियस वीक के, आज हम ना जो आज आर्टिकल हम कर रहे हैं वो प्रीवियस वीक के कर रहे हैं, जो कि हमारी क्लास नहीं हो पाई थी एमपीटी की वजह से। ठीक है, ये वो हम आर्टिकल कर रहे हैं बेसिकली। सो यहाँ पे आप नाम से ही देख सकते हैं, ये बेसिकली एक जर्नलिस्ट हैं जो क्लाइमेट चेंज को कवर कर रहे हैं। पिक्चर एन ऑल सीइंग आई स्कैनिंग द dying अर्थ एंड देन लाइटिंग ऑन आवर सोल्यूशन एट COP29। ठीक है, तो COP29 के हवाले से है, और बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने लिखा हुआ है कि हम डाइंग अर्थ को अपनी आंखों से स्कैन कर सकते हैं, और सब सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और जो हमारा सोल्यूशन होगा COP29 में, वो बेसिकली इसको दोबारा से एक तरह से स्पिरिट प्रोवाइड करेगा। सो देखिए जरा जी, राइटर बात क्या कर रहा है इसमें। राइटर कहता है कि देखिए, इंट्रोडक्शन में वो ये बात करता है कि आप सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, और सब कुछ कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई भी पोशीदा हो या कोई हाइड हो, नथिंग लाइक दैट। और ये सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि आसमान भी आपकी तरफ देख रहा है। जैसे आप आसमान की तरफ देखते हैं ना, तो अब आसमान जमीन की तरफ देख रहा है कि भाई ये जो लोग COP29 में बैठे हुए हैं, ये क्या फैसला करते हैं, और वो भी इस डिस्ट्रक्शन का जो जमीन की हो रही है, इसका एक विटनेस है, गवाह है। अब उसमें क्या कुछ हो रहा है स्टार्ट में वो थोड़ा सा बताता है। वो कहता है कि ये जो पिछले कुछ डेकेड से इन्वायरमेंटल चेंजेस आई हैं, उसमें जो आपकी आइस है वो कम होती जा रही है, आपके जो समंदर हैं उनका लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इसी तरह के कुछ फेमिलियर पैटर्न्स जो हैं, वो अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यानी कोलैप्स हो रहे होते जा रहे हैं। ये देखिए, उन्होंने थोड़ा डिटेल में बताया, मैंने इसको बात को क्लोज किया है। ये आप पढ़ेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि सर्कुलेशन ऑफ स्लोइंग, फ्रेश वाटर dwindling and sea level rising, the signs are there of an earth system sliding towards collapse, as it has done 5 times since animals with hard copy parts first evolved। यानी कि कहने का मकसद ये है कि इंसानों की वजह से जो जमीन की डिस्ट्रक्शन हो रही है और क्या कुछ हो रहा है, वो आप देख पा रहे हैं। यानी कि उसमें इसने पहले पैराग्राफ में ही बता दिया। ठीक है, तो वो कहता है कि आसमान भी ऊपर से देख रहा है नीचे की तरफ कि अब ये लोग करते क्या हैं। अब दूसरे नंबर पे वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाता है। वो कहता है कि इससे पहले भी इस तरह के इवेंट्स हो चुके हैं हिस्ट्री में, और ये साइंटिफिकली प्रूव है कि जो 5 एक्सटिंक्शंस हो चुकी हैं जी, 5 एक्सटिंक्शन हो चुकी हैं ऑलरेडी। यानी कि 5 दफा ये जमीन जो है ये तबाह बर्बाद हो चुकी है जब से ये बनी है। पहली जो एक्सटिंक्शन हुई थी ना, वो हुई थी तकरीबन आज से 443 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 443 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और ये समझा जाता है कि ये जो पहली एक्सटिंक्शन हुई थी, ये हुई थी बेसिकली, ये जो सी लेवल्स गिर गए थे आपके, और हैबिटेट्स जो था वो डेफिनेटली डिस्टर्ब हो गया था सारा का सारा। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई थी, और तकरीबन 85% जो मेराइन स्पीशीज थी ना, मैरिन स्पीशीज, वो क्या थी, वो खत्म हो गई थी ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद एक जो दूसरी एक्सटिंक्शन हुई वो तकरीबन 375 या फिर 359 मिलियन ईयर्स को होती है। और उसमें जो ज्यादातर रीजन समझी जाती है कि ऑक्सीजन की कमी आ गई थी जी ओशंस में, वॉल्केनिक एक्टिविटी इनहेंस हो गई थी, और क्लाइमेट चेंज हुआ। उसमें भी तकरीबन 75% जो स्पीशीज थी वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। फर्दर मोर जो थर्ड प्लेस पे जो एक्सटिंक्शन हुई, ठीक है, इनके अपने अपने नाम है जी। कोई ट्राई एसिक बोला जाता है, कोई इस तरह से इनके अपने अपने नाम है, जो भी खुद जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनने इनको नाम दिए हैं। ठीक है, आपको पता है अब तो नई नई इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो चुकी हैं चीजें कि नॉलेज के लिए, और वो भी ऑथेंटिक नॉलेज, हिस्ट्री को भी वेरीफाई किया जा सकता है। अच्छा, तो जो रिसेंटली हुई, सॉरी, जो थर्ड प्लेस पे हुई वो तकरीबन कोई 252 मिलियन ईयर्स से हुई थी, और उसमें भी तकरीबन 96% जो स्पीशी थी वो, स्पेशली जो समंदर की 96% स्पीशी का सफाया फिर गया था, और 70% जो जमीन की स्पीशी थी, वर्ड जो वर्टेब्रेट्स थे, उनका सफाया हो गया था। अब इसमें भी जो ज्यादातर वजह समझी जाती है, वो वॉल्केनिक इरप्शंस हुई थी साइबेरिया में, फिर उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ, मीथेन रिलीज हुई, एंड सो ऑन।
फिर ट्राइसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन जो कि 201 मिलियन ईयर्स अगो हुई, यानी कि 201 साल पहले ये इवेंट हुआ था। इसमें 80% जो स्पीशीज थी वो क्या हो गई थी, वो खत्म हो गई थी। और इसमें भी वो बताया जाता है कि ये जो पेंजिया था ना, ये जब टूटा है तब ये डिस्ट्रक्शन हुई है। क्लाइमेट शिफ्ट हुआ, फिर एस्ट्रॉइड्स इम्पैक्ट से, ये तमाम रीजंस थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई। उसके बाद ये जो कर्टैक्शियस जो एक एक्सटिंक्शन है जिसमें जो बहुत मशहूर है, 66 मिलियन मिलियन ईयर्स अगो हुई, जिसमें 75% जो स्पीशीज थी वो खत्म हो गई, ये जो डायनासोर्स के हवाले से। और एक बहुत बड़ा एक जो मैक्सिको में क्रेटर भी है, इसके हवाले से दो आगे लगे थे जमीन में, फिर उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे वो हमें देखने को मिले। सो यानी कि 5 एक्सटिंक्शन हो चुकी हैं, और अभी जो छठी एक्सटिंक्शन है वो डेफिनेटली ह्यूमन की वजह से होती जा रही है जी। और इसीलिए राइटर कहता है कि आसमान भी आपको ऊपर से देख रहा है कि अब ये करते क्या है जी, क्योंकि आसमान विटनेस है ऑलरेडी 5 एक्सटिंक्शन का जी। अब ये छठी एक्सटिंक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। और जमीन, वो कहते हैं डाइंग अर्थ, मरती हुई जमीन जी। तो जो आइज हैं, ठीक है, आसमान की जो आइज है वो क्यूरियसली ह्यूमन एक्शंस को देखनी है, जूम करके देखनी है जी। कि ये जो जानते हुए थे, यानी कि अगर आप देखें ना, पिछली जो स्पीशीज थी, डायनासोर्स थे या मेराइन स्पीशीज थे, उनको नहीं पता था कि यार हम ये जमीन तबाह होने वाली है ना, इनकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा था। लेकिन हम तो सब कुछ जानते हैं कि एक ऐसी स्पीशी जो ये जानते हुए भी, और उसके पास वेस भी है इसको प्रिवेंट करने के लिए, इस डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो जिस तरह की हरकतें कर रही हैं, डेफिनेटली उसको आसमान जो है वो बड़ा जूम करके देख रहा है। हाइट एंड क्यूरियोसिटी के नाम से इसको बोला जाता है। अब राइटर कहते हैं जो ज्यादातर फोकस है ना वो यूएसए के ऊपर है, क्योंकि यूएसए एक ऐसी नेशन है जिसके पास साइंटिफिकली टेक्नोलॉजिकल जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं इस डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए यूएसए के पास है, और वो इक्विप्ड नेशन है। लेकिन होता पता क्या जा रहा है, वो कह रहा है कि जो नेशंस के लीडर्स है ना, वो बेसिकली बेनिफिशियल टेक्नोलॉजीज को, जो नॉलेज को, उसका वो गला घोट रहे हैं, उनको स्टिफल कर रहे हैं, सॉफोकेट कर रहे हैं। ये वो कहता है कि बड़ी शॉक चीज है। और जो लॉबिस्ट हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो वो क्या कर रही है, वो अपना जो इन्फ्लुएंस है वो दिखा रही है। अच्छा, इसमें वो बात करते हैं, वो कहते हैं जो रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं ना, उन रिसेंट इलेक्शंस में भी वही लॉबिस्ट ही जीते हैं। ऐसा नहीं था कि उससे पहले जो हुकूमतें थी उसमें इनका काम नहीं चल रहा था, उनमें भी इनका काम चल रहा था, लेकिन राइटर कहता है कि अब तो इनके पास पावर आ चुकी है। फिर इसमें वो बात करता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, उन्होंने बात की कि हम जी नेट जीरो की तरफ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है, नेट जीरो की बजाय वो कहता है कि वो भी इसी लॉबी का हिस्सा है, ठीक है। और वहां पे जाके वो बात कुछ और करते हैं, और जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है वहां पे कुछ और चीजें आती हैं। तो अगर आप देखा जाए तो मेन रीजन तो इस क्लाइमेट चेंज की इंडस्ट्री है ना। और इंडस्ट्री, हम जब भी बेस ईयर जो हमारा होता है इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के आगे से हम देखते हैं, और इस वक्त भी आपका इतना कार्बन का बजट नहीं है जितना फोसिल फ्यूल्स के रिजर्व्स हैं इन कंपनियों के पास। और ये अपनी जो एक्सट्रैक्शन है फोसिल फ्यूल्स की, उसी को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। आप पाकिस्तान को ही देख लें, अगर आपने करना है, या इंडिया को देख लें, क्या यहाँ पे कार्बन जो कोल के प्लांट्स हैं वो नहीं है? पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी, ये पंजाब के साथ लगे हुए हैं, पंजाब के बॉर्डर के साथ इंडिया के। तो यही वो बात कर रहा है कि जो जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जो एक्शंस हैं डू नॉट मैच देयर वर्ड्स एज दे इम्प्रेस लॉबिस्ट फ्रॉम हार्मफुल इंडस्ट्रीज। लेकिन अगर आप, राइटर कहता है, अगर पब्लिक की ओपिनियन देखी जाए तो रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, और यूएनओ की तरफ से इसमें बताया गया कि 89% जो पब्लिक है वो ये चाहती है कि इसके लिए जो उनके लीडर्स हैं वो क्लाइमेट स्टेप्स लें ताकि इसको प्रिवेंट किया जा सके, इस क्लाइमेट ब्रेकडाउन को। फिर इसके साथ साथ राइटर जो हमारे एकेडमी है, जो 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 हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं ओवरऑल, उनके ऊपर भी वो क्रिटिसाइज करता है। वो कहता है कि वो लोगों को टॉपिक को डिफाइन करने के बजाय उसको कम्प्लेक्स करते जा रहे हैं। और उसके पीछे रीजन क्या है, डेफिनेटली ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये जो लॉबिस्ट हैं, ये पैसा फेंकते हैं जी। वहां पे वो अपने बंदे बिठाते हैं, वो उसको डिफाइन करते हैं, उसको तरह तरह की तौजीहात प्रोवाइड करते हैं जी इन चीजों के लिए।
रिसेंटली देखें ना जी, ये जो COP 29 में तकरीबन हर गवर्नमेंट ही ने ही वहां पे अपनी पार्टिसिपेशन शो की है। और डेफिनेटली यहाँ पे कोई डेफिनेट स्टेप लिए जाएंगे तो फिर ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन राइटर कहता है कि ये जो यहाँ पे जो स्टेप्स लिए जाते हैं ना, लाइक जिस तरह कार्बन मार्केट है जो हमने पिछली दफे बातें की थी, ये सारी की सारी इनफेक्टिव पॉलिसीज हैं। ये जस्ट अवाम को ना गुमराह करने के लिए बेसिकली। अगर आपने स्टेप लेनी है ना तो फिर सॉलिड स्टेप लें। जैसा कि फोसिल फ्यूल्स अभी तक एक्सट्रैक्ट होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फोसिल फ्यूल्स की जो एक्सट्रैक्शन है वो कम हुई है, वो बढ़ी है पहले से। अजरबैजान में भी आपको पता है तेल के रिजर्व्स हैं। UAE ने भी बढ़ाई है, सऊदी अरेबिया ने भी बढ़ाई है। तो कहते हैं जो बेसिक स्टेप लेने हैं वो ये करें कि फोसिल फ्यूल्स खत्म करें जी, उनके एक्सट्रैक्शन बंद करें। उसके बाद ये जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग है ये एंड करें। ये बेसिक स्टेप्स हैं। आप कह रहे हैं जो कार्बन मार्केट ये वो, इनके इस तरह से आप घुमा रहे हैं चीजों को। तो एंड पे जाके वो इस बात को कंक्लूड करते हैं। वो कहते हैं जी कि जो आइस है वो बेसिकली अब ह्यूमन की तरफ देख रही है कि किस तरह से ह्यूमन अपनी ये जो डाइंग अर्थ है इसको वो बचाते हैं। और जो आम आवाम है वो किस तरह से ये जो उनके डिस्ट्रक्टिव लीडर्स हैं इनको वो डोमिनेट करके कंपेल करते हैं कि ये जो डिसिसिव स्टेप्स लें, डिसिसिव डिसीजन मेकिंग करें जी, ताकि ये जो पावरफुल के इंटरेस्ट हैं उनको फायदा पहुंचाने की बजाय ये ओवरऑल पूरी दुनिया को फायदा पहुंचाए। और जो ये थर्ड एक्सटिंक्शन है इसको रोका जा सके, इसको अवॉइड किया जा सके। ओके, समझ आइए। यस सर। बाकी बच्चे भी बताएं जी मुझे, आपको समझ आई। यस सर। ओके। अच्छा, इसी से एक मिलता जुलता आर्टिकल है ये वाला, क्लाइमेट एम्बिशंस पर। ठीक है, ये भी